हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टॉक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर। तो इससे पहले जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 1 फॉर द क्लास 11 फिजिक्स के लिए, वहां पर हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 कवर किया था, दैट वाज द फिजिकल वर्ल्ड। आज जो हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या रहेगा आप लोगों का, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कि अगर आप लोगों ने फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो आगे जो आने वाली फिजिक्स है, जितने भी चैप्टर्स है, उसके अंदर जो यूनिट्स और साथ में जो मेजरमेंट प्रोसेस यूज होगी, उन सभी का थोड़ा बहुत जिक्र यहाँ पर करना है हमने इस चैप्टर के अंदर। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और मैं बता दूं आप लोगों के फाइनल एग्जाम के अंदर कम से कम इसमें से एक क्वेश्चन आना है। छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट आपका जो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होता है, फर्स्ट टर्म एग्जाम के अंदर यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो स्टूडेंट, देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का जैसे कि नाम है आप लोगों का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपने इस चैप्टर का जो नाम है मींस यूनिट एंड मेजरमेंट, मींस यूनिट्स के बारे में आप लोगों ने 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत देखा भी होगा कि क्या यूनिट्स होती हैं। एंड जैसे हम बात करें फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और अगर मास की यूनिट की बात करें तो किलोग्राम होती है। और साथ में मेजरमेंट, तो मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों आप लोगों का, कि इट मींस किसी चीज को नापना। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखो दो अलग अलग चीजें हैं, और साथ में दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करती है। यूनिट्स और मेजरमेंट एक दूसरे से रिलेट करती हैं। रिलेट कैसे करती है वो हम इस चैप्टर के अंदर और अपने आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो इस चैप्टर में मैं आपसे जो हमारा पहला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज द नीड फॉर मेजरमेंट, कि हमें मेजरमेंट क्यों करना पड़ता है, कि ऐसी क्या जरूरत है कि हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था इन द फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द स्टडी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल साइंसेस, नेचुरल फिनोमेनास। इट मींस साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग अपना नेचर और साथ में नेचुरल फिनोमेनास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या होता है बच्चों की, अगर सपोज करो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी नेचुरल फिनोमेना को अगर हमने एक्यूरेटली, प्रिसाइजली डिस्क्राइब करना है, तो हमें उसके उस प्रोसेस के अंदर जो जो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, तो उनको मेजरमेंट करना अति आवश्यक हो जाता है। अगर हम लोग कोई काम बिना नापे तोले करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर क्या होगा कि हमारा सारा काम का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो एकदम खराब हो जाएगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें अपने पढ़ाई का शेड्यूल को लेकर ही, तो अगर हम अपनी पढ़ाई का एक प्रॉपर शेड्यूल ना करें, मींस अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल ना बनाए, पढ़ाई के लेकर एक टाइम टेबल बनाना, वो भी क्या है कि हम अपने टाइम का मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और उसके अकॉर्डिंग अपना एक पढ़ाई के लिए हम टाइम निकालते हैं। तो एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रोसेस के लिए मेजरमेंट एक बहुत अति आवश्यक होता है। तो इसीलिए क्या है कि किसी भी फिनोमेना को एक्यूरेटली और प्रिसाइजली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उस प्रोसेस के अंदर जो जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही होती है, उन सभी का मेजरमेंट अति आवश्यक है। तो देखो, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नीड फॉर मेजरमेंट क्या चीज है, एज द फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। किसकी स्टडी होता है बच्चों आप लोगों का, नेचर और साथ में नेचुरल फिनोमेना की स्टडी होता है। हेंस फॉर ए प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी नेचुरल फिनोमेना, तो किसी नेचुरल फिनोमेना को प्रिसाइजली डिस्क्राइब करने के लिए मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इन्वॉल्व, तो उस प्रोसेस के अंदर जो जो क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी उन सभी को मेजर करना अति आवश्यक होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहां पर जो टर्म आता है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग होता है आप लोगों का, इट मींस अगर मैं जनरली कहूं कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एक तो टर्म ये हो गया कि आप लोग कैसे समझ सकते हो फिजिकल क्वांटिटी को, कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग अपना मेजर कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपना फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। या फिर ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग सिंपली, अगर सिंपली वे में समझाना चाहूं, कि जिनको हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज सिंपली द फिजिकल क्वांटिटी। अभी आप लोग इनिशियल लेवल पे ये कोई भी एक डेफिनेशन अपने माइंड के अंदर सेट कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब देखो, जो एक्चुअल जो बुकेज लैंग्वेज के अंदर इसकी जो डेफिनेशन होती है, वो क्या डेफिनेशन होती है वो आप लोग देख लीजिए, कि जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या होता है, ऑल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच, मींस वो सारी क्वांटिटी जिनके टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, मतलब जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करते हैं, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और साथ में कंडीशन क्या दी हुई है, एंड हुज मेजरमेंट, किस मतलब लॉज तो डिफाइन होते ही, मतलब जिन क्वांटिटी के ऊपर लॉज डिफाइन होते हैं उनको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और साथ में क्या कह रहा है, एंड हुज मेजरमेंट
इज नेसेसरी और कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी, और जिनका मेजरमेंट भी जरूरी होता है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना। देखो फॉर द एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग बात करें न्यूटन के लॉ की, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था मींस क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है बच्चों, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। अब देखो यहां पर जो फोर्स है मीन जो सेकंड लॉ है हमारा, उसके अंदर हमने क्या क्या नाम लिए हैं, बेसिकली फोर्स नाम लिया है, लीनियर मोमेंटम नाम लिया है। तो फोर्स इट मींस कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है, या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स के ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ डिफाइन है। तो कहने का मतलब क्या है कि फोर्स क्या रहेगी, एक फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, और जो लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या रहेगी, एक फिजिकल क्वांटिटी रहेगी। तो बच्चों सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी क्वांटिटी जिनके ऊपर हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करते हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। साथ में उनका मेजरमेंट भी जरूरी होता है। और आप लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में आप लोग याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए मींस फिजिकल क्वांटिटीज का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। मीन जैसे सपोज करो लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, मास के लिए किलोग्राम हम लोग यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड हम लोग यूज करते हैं। तो देखो अब यहां पर बात आती है कि हमने प्रॉपरली क्या करना है बच्चों, कि जो यूनिट है यूनिट को प्रॉपरली डिफाइन करना। तो देखो हम लोग यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यूनिट। अगर आप लोगों से पूछी जाए तो सबको पता है कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, मींस किसी भी चीज को नापने की जो इकाई होती है उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, पर इसको बुकेज लैंग्वेज हम लोग कैसे याद करेंगे, जो इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कैसे डिफाइन करा जाएगा यूनिट। तो देखो यूनिट यहां पर लिखी हुई है मैंने, इट इज द सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चोजन। इट मींस जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो सर्टेन होते हैं, मींस ऐसा नहीं कि अभी आज हमने कुछ यूज करी कल कुछ और यूज करें, मींस एक फिक्स वैल्यू होती है। और कैसा होता है कि जो यूनिट सपोज करो मैं इस मार्कर की लेंथ कितनी कह रहा हूं, 1 मीटर कह रहा हूं, तो अगर ये इसको कोई और बंदा मेजर करेगा तो वो भी इसकी लेंथ 1 मीटर ही कहेगा, ये नहीं कहेगा कि इसकी लेंथ 1 सेकंड है। इट मीन जो हमारी एक यूनिट होती है वो फिक्स होती है किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए। जैसे लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं तो मीटर यूज करेंगे, लेंथ के लिए, मास के लिए किलोग्राम हम लोग यूज करते हैं तो किलोग्राम ही हम लोग यूज करेंगे। तो क्या होता है, इट इज द सर्टेन बेसिक, सर्टेन मतलब फिक्स होती है, एंड उसके बाद में आर्बिट्रेरली चूजन, आर्बिट्रेरली चूजन रहेगी, एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब बेटा इस चीज का टर्म आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इससे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का क्या मीनिंग है। देखो होता क्या है, सपोज करो मैं यहां पर अभी इंडिया में कह रहा हूं कि इसकी लेंथ 1 मीटर है। अब हमने इंडिया के अंदर इसकी लेंथ क्या ली हुई है, मीटर ली हुई है। तो ये जो मीटर है ना ये पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारे इंडिया में कुछ अलग यूनिट हो रही है, यूज हो रही है, दूसरी कंट्री में कुछ अलग यूनिट यूज हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि हम एक दूसरे यूनिट्स को नहीं समझ पाएंगे। तो यहां से क्या होगा कि चीजों का जो आयात निर्यात है इसमें प्रॉब्लम्स आने लगेगी, हम एक दूसरे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो जो हम यूनिट यूज करेंगे दैट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट। तो इट मींस एक ऐसा सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस, और साथ में जो क्या हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, उस रेफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हैव द सेम नेचर ऑफ दैट क्वांटिटी। अब देखो ये क्या चीज लिखी हुई है लास्ट में, मैं एक चीज और बता देता हूं बच्चों आपको कि देखो अगर आपने लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को मेजर करने के लिए आप लोग किसी चीज की लेंथ किसी लंबी चीज के रेस्पेक्ट में ही आप नापेंगे। ये नहीं कि सपोज करो मुझे इस बोर्ड की लेंथ निकालनी है तो मैं यहां पर 1 kg मास लेकर आता हूं, 1 kg मास के रेस्पेक्ट में क्या हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मुझे इसकी लेंथ मेजर करने के लिए कोई एक ऐसी लंबी चीज लेनी पड़ेगी। मींस जैसे सपोज करो अगर हमने कोई वजन नापना है तो वजन को नापने के लिए कोई वजनदार ही रेफरेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, और अगर कोई लेंथ नापनी है तो उसके लिए कोई लेंथ वाली ही चीज हम यूज करेंगे। ठीक है ना। और अगर सपोज करो टाइम की बात करें तो उसके लिए हम लोग घड़ी की हेल्प, मींस टाइम के रेस्पेक्ट को मतलब टाइम बताने जैसी वाली चीज से ही हम लोग उसका टाइम मेजर करेंगे। जैसे हमारी वॉच हो गई। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो हम यूनिट यूज करेंगे हैव द सेम नेचर, उसका क्या नेचर होना चाहिए, सेम एज दैट ऑफ क्वांटिटी। इट मींस अगर कोई वजनदार चीज है तो वजनदार चीज से हम नापेंगे, अगर कोई लंबी चीज है तो लंबी चीज से हम लोग नापेंगे, और अगर और कोई चीज है तो उसका नेचर जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं वो यूनिट और जिस चीज को नाप रहे हैं दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, आप लोग का सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो पता लगा बच्चों यूनिट क्या होती है कि इट मींस इट इज अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है ना। और साथ में उसका नेचर क्या होना चाहिए, जैसी क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उसी टाइप का उसका नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारे यूनिट की डेफिनेशन क्लियर।
अब बेटा देखो यहां पर एक बात आती है कि मेजरिंग प्रोसेस, बेसिकली मेजरिंग प्रोसेस होता क्या है। देखो मेजरिंग प्रोसेस अगर आपसे पूछे जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरिंग प्रोसेस, तो आप लोग क्या कहोगे, सर किसी चीज को नापने को हम लोग मेजरिंग प्रोसेस कहेंगे। पर जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है बच्चों, आप लोगों को इसका एक्चुअल मीनिंग समझना है। तो देखो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे या कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपना मेजरिंग प्रोसेस को। सपोज करो मैं यहां पर एक मैं एक ऑब्जेक्ट लेके चलता हूं कि इसकी ये हमने कोई आयरन रोड ली है और इसकी लेंथ मुझे नापनी है। तो मैं क्या काम करूंगा कि यहां पर अपना एक स्केल लूंगा और उस स्केल की हेल्प से इसकी लेंथ में मेजर करूंगा। सपोज करो मैं यहां पर इस लेंथ को मैं 1 मीटर कह रहा हूं, तो यहां पर पुट करूंगा 1 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर, 3 मीटर एंड लेट सपोज करो 3 मीटर हो चुका है हमारा यहां पर एंड दिस इज 4 मीटर। तो बच्चों इसकी लेंथ कितनी आ रही है, दैट इज 4 मीटर हमारी इसकी लेंथ आ रही है, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली हम करते क्या मेजरिंग प्रोसेस के लिए, अगर सपोज करो मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो मैं स्केल लूंगा, सपोज करो इसको मैं 1 मीटर कह रहा हूं। तो 1 मीटर मींस कैसे हम मेजर करते हैं, इस स्केल की जीरो हम यहां पर रखेंगे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, सपोज करो 10 टाइम्स आता है। तो हम लोग करते क्या है, मींस कर क्या रहे हैं इस काम के अंदर, हम लोग करते ही हैं कि जो भी क्वांटिटी हम लोगों को मेजर करनी है उस क्वांटिटी को हम अपनी यूनिट्स के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। मींस हमारा जो मेजरिंग स्केल रहेगा उसके साथ हमने क्या करना होता है, कंपेयर करके देखना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरिंग प्रोसेस, तो मेजरिंग प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों आपका, इट इज सिंपली एक कंपैरिजन प्रोसेस। एक कंपैरिजन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं कि जिस क्वांटिटी को हमने नापना है उस क्वांटिटी को उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने यूनिट जो चूज करी होती है उस यूनिट के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके देखते हैं। फॉर द एग्जांपल के तौर पर सपोज करो मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो, तो आलू वाला क्या करता है कि आलू रखता है इधर वजन रखता है, तो क्या करता है चीजों को कंपेयर करता है, मीन दोनों तरफ का जो वेट है उसको कंपेयर करता है। जब वेट इक्वल होगा तो उसके बाद में तोलने के बाद में आपको वो पोटैटो आपको दे देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मेजरिंग प्रोसेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इट इज ए कंपैरिजन प्रोसेस, और कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग ध्यान रखना कि मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों आप लोगों का, एक सिंपली कंपैरिजन प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग मेजरिंग क्वांटिटी को अपना स्केल के साथ में कंपेयर करके देखें। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, सिंपली क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है जिसके अंदर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट, जो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे उसके साथ में हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो हमने नापनी है उसको कंपेयर करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो जो यूनिट्स थी इसी के बारे में यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, प्लीज आप लोग ये अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है, यूनिट्स आपको क्लियर हो गया कि यूनिट्स का मीनिंग क्या होता है, इट मींस वो स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसको हम अपना मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। अब देखो क्या रहता है, अभी जैसे हमने इसकी लेंथ नापी बच्चों, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 4 मीटर आती है, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ है मींस इस लेंथ की अगर मैं आपसे बात करूं कि इस लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, अब देखो बहुत से बच्चे यहां पर मैग्नीट्यूड से शुरुआत में कंफ्यूज होते हैं कि सर मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है कि हाउ मच, कि इट मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी है तो आप क्या कहेंगे 4 मीटर। जो आप जो 4 यूज कर रहे हैं मींस एक मैथमेटिकल वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का सिंपली मीनिंग आपको मैं बता दूं बच्चों कि वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी लेंथ की वैल्यू कितनी है, दैट इज सिंपली द 4 मीटर। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 4 मीटर, और मीटर क्या है उसकी यूनिट है। तो देखो यहां पर हम लोग की किसी भी मेजरिंग प्रोसेस के लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज Q इक्वल्स टू NU, ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखो NU का देखो मीनिंग क्या होता है, Q क्या रहेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। जैसे मैं इसकी लेंथ पूछता तो आप क्या कहेंगे 4 मीटर कहेंगे। तो 4 क्या होता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या रहेगा वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, लेंथ के अंदर 4 है, एंड यूनिट कितनी है आप लोगों की, यूनिट क्या यूज करिए आप लोगों ने यहाँ पर मीटर यूज करिए। तो इट मींस इसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड हम क्या कहेंगे, दैट इज 4 मीटर। 4 क्या हो गया आप लोगों का, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया आप लोगों की, दैट इज सिंपली द यूनिट हो गई, ठीक है। इसके बाद में ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बच्चों आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एंड एक चीज का ध्यान रखना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी रिमेन सेम, कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी क्वांटिटी का वो आपका सेम होता है चाहे आप लोग कोई भी यूनिट यूज करो। फॉर द एग्जांपल के तौर पर अगर सपोज करो बच्चों मैं इसको 4 मीटर की जगह अगर मैं 400 सेंटीमीटर कह दूं क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर का मीनिंग क्या हो गया आप लोगों का, दैट इज सिंपली द 400 सेंटीमीटर। तो अब एक चीज बताओ आप लोग कि जब मैंने इसकी लेंथ 4 मीटर कहूं या 400 सेंटीमीटर कहूं तो क्या इसकी लेंथ बढ़ जाएगी या कम होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इट मीन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। फॉर द एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये कह के चलते हैं कि जो
इस बोर्ड की जो लेंथ है 20 मीटर है और सेंटीमीटर में कितनी होगी 20 इंटू 100 दैट इज 2000 सेंटीमीटर है ये। तो क्या इस बोर्ड की लेंथ जब हम सेंटीमीटर में इसको 2000 सेंटीमीटर कह रहे हैं तो क्या इसकी लेंथ इंक्रीज हो जा रही है 2000 की वजह से? नहीं हो रही। इट मीन जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो उतनी रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, आप लोग ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना उनका मैग्नीट्यूड आपका सेम रहता है, चाहे आपको कोई सी भी यूनिट यूज करो, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ कि इट मीन जो मैग्नीट्यूड रहेगा क्यू वो क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का सेम रहेगा। N1 क्या होगा, जैसे अगर सपोज करो हम बात करें यहां पर दैट इज L इक्वल टू जो हमने एग्जांपल लिया 4 मीटर मींस लेंथ कितनी है बच्चों आप लोगों की 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर मैं ये कह रहा हूं। तो 4 मीटर मींस 4 क्या हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम एंड U1 क्या हो गया आपका, U1 हो गया हमारे पास में दैट इज यूनिट इन द फर्स्ट सिस्टम। 400 क्या हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकंड सिस्टम एंड सेंटीमीटर क्या हो गया जो सेकंड सिस्टम की हमारी यूनिट है। तो दैट इज Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों आपका N2 U2 रहेगा, ठीक है। इसके बाद में वेयर U1 U2 आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड N1 N2 उनकी रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ये भी एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो हमारी साइंस स्ट्रीम होती है स्पेशली जो भी इसके अंदर जो हम लोग फिजिक्स के अंदर जितने भी टर्म्स पढ़ते हैं मींस उन सभी को, जैसे फोर्स की बात करी जाए, मोमेंटम की बात करी जाए और मास की बात करी जाए, टाइम की बात करी जाए, तो इनको सभी को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट फिक्स करी हुई है। तो देखो जो फंडामेंटल यूनिट होती है ना, फंडामेंटल यूनिट का देखो मीनिंग क्या होता है। जैसे सपोज करो हम फोर्स की यूनिट की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला कहता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास से क्या आएगा किलोग्राम आएगा और एक्सीलरेशन से क्या आएगा बच्चों आप लोग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो यहां पर देखो जो मास की यूनिट है किलोग्राम मींस अगर हम बात करें कि जो फोर्स की जो कंप्लीट यूनिट रहेगी, फोर्स की बेटा कंप्लीट यूनिट क्या रहेगी दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये रहेगा। और इसी के इक्विवेलेंट में हम क्या डिफाइन करते हैं, न्यूटन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब यहां देखो जो फोर्स की जो यूनिट है दिस द कंबाइंड यूनिट ऑफ द फोर्स है ना। अब ये जो यूनिट्स है ये किस किस से मिलकर बनी है, मींस किलोग्राम से, मीटर से एंड सेकंड से मिलकर बनी है। तो ये क्या रहेंगी हमारी, मींस एक पूरी जो बड़ी यूनिट है वो छोटे छोटी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। तो जो छोटे छोटे जो यूनिट्स रहेंगी मींस जो अपने आप में इंडिविजुअली डिफाइन होंगी, जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, तो उन इंडिविजुअली डिफाइन होने वाली यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। देखो इसको सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे अगर हम लोग बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता क्या है कि हमारे जितने भी वर्ड्स हैं, मींस आप पूरी इंग्लिश डिक्शनरी छान लीजिए, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं वो सभी किससे मिलकर बनते हैं, वो सभी A to Z तक जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनसे बनकर उनकी स्पेलिंग्स बनती हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल जो टर्म्स हैं वो क्या क्या टर्म्स है, मीन जो हमारे अल्फाबेट्स हैं हम उनको फंडामेंटल टर्म्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है ना। तो ऐसी क्या होता है कि फिजिक्स के अंदर जितनी भी यूनिट्स है ना, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, हम जो उनकी यूनिट पढ़ेंगे तो वो उन क्वांटिटीज की यूनिट को उन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनाई होती हैं। तो उन छोटी बेसिक यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो मैं आप लोगों को इसके जस्ट बाद में ही आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हमारे सिलेबस में, मतलब कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हमारी सिस्टम के अंदर है जो हमने पढ़नी है, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या रहती है बच्चों आप लोगों की, द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की जो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है इज वेरी लार्ज, मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। गेट वी नीड ओनली ए लिमिटेड नंबर, तो क्या चीज है कि उन सभी को डिफाइन करने के लिए गेट वी नीड ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट, तो हम सिर्फ लिमिटेड नंबर यूनिट्स के टर्म्स में उनकी यूनिट्स को डिफाइन करेंगे फॉर एक्सप्रेसिंग द यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम सेलेक्ट करते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड मींस सॉरी सिंस दे आर इंटररिलेटेड, जो हम लोग यूनिट्स जो यूज करेंगे वो एक दूसरे से इंटररिलेट भी करती होंगी। एंड साथ में इन यूनिट्स को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहेंगे। बच्चों अगर आप लोग इसका मीनिंग समझना चाहते हैं तो आज का लेक्चर पूरा देखना, आपका जब लेक्चर पूरा हो जाएगा ना तो आपको सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि आप लोग अभी ये सब चीजें बिल्कुल फर्स्ट टाइम पर आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी हो सकता है कि कम समझ में आ रहा हो, पर जब आप लोग ये लेक्चर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा तो चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आप लोगों का देखो ड्राइव्ड यूनिट। अब ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है मैं आपको बताया तो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले लेंथ के लिए होती है मीटर मींस, फिर किलोग्राम, सेकंड, एंड उसके बाद में टेम्परेचर के लिए केल्विन, एंड फिर उसके बाद में करंट के लिए एम्पियर, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल,
एंड उसके बाद में एक और होती है आप लोगों की दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी, तो उसके लिए क्या होती है कैंडिला। तो बेसिकली बेटा ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। आप पूरी फिजिक्स के अंदर जो भी यूनिट्स देखोगे वो इन्हीं सब से मिलकर बनी होगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। आप कोई भी पूरी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा लो, उनकी यूनिट्स सिर्फ इन्हीं 7 से मिलकर बनी होगी। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी वर्ड आप उठा लो तो जो अल्फाबेट्स है उन्हीं से मिलकर बना होगा वो इंग्लिश का जो वर्ड होगा, ठीक है। तो पता लगा बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। उसके बाद में फिर बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट की। अब ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, जो हमारी इन फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। तुम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अपना ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर फोर्स की यूनिट लिखी हुई है, तो फोर्स का मैंने बताया था आप लोगों को फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी, वो देखो वो भी यहां से है। फिर उसके बाद में एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो क्या है, वो 3 यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है, 3 फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से। कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड। तो इस तरीके से ऐसी यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अपना ड्राइव्ड यूनिट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें एक टर्म अगर हम और ले लें, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो पूरी जो कंबाइंड यूनिट बनी उसके अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, किलोग्राम मीटर और सेकंड आ रहा है। तो वो किससे मिलकर बन रही है, वो इन्हीं बेस और फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है। तो इन यूनिट्स को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, अपना ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगी, ठीक है ना। तो आप लोग फिर से काफी सारी यूनिट्स पढ़ोगे, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग है 11th क्लास की, जैसे जैसे आप लोग आगे चलेंगे तो सब टर्म्स आप समझ में आते रहेंगे और बहुत सिंपल है। मींस मैं कहूंगा कि आप लोग इसको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब आप लोग 4-5 क्लासेस कर लेंगे कहेंगे सर ये तो बहुत आसान चीज है, इसको तो हमने पढ़ा ही क्यों, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा वीडियो पॉज करके सब एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हम इसके बाद चलो बच्चों फिर फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स के बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीनिंग क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट का देखो बच्चों क्या मीनिंग होता है कि जैसे सपोज करो कि हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री की अगर बात करें तो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जितनी भी यूनिट्स यूज होती हैं, चाहे वो फंडामेंटल है चाहे वो ड्राइव्ड यूनिट है, उसका पूरा हमने कलेक्शन बना के तैयार कर दिया। तो उस पूरे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। और इस चीज को आपको मैं बता दूं, मैथ्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम सेट्स है। तो सेट्स का मीनिंग क्या होता है कि इट मींस किसी भी टाइप के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। तो देखो यहां पर जो एक्चुअल डेफिनेशन रहेगी किस चीज की, सिस्टम ऑफ यूनिट की, देखो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक कंप्लीट सेट। सेट का मीनिंग अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, दैट इज ए कलेक्शन। इट मींस ए कंप्लीट कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट की, जो फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट का जो कंप्लीट कलेक्शन होगा इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको क्या कहेंगे, अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग कहेंगे। ईच सिस्टम ऑफ यूनिट की, जो हर किसी सिस्टम ऑफ यूनिट का जो नाम होता है वो कैसे रखा जाता है, इज नेम्ड आफ्टर द फंडामेंटल यूनिट्स। उसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसके नाम के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी भी अगर कलेक्शन को हम एक प्रॉपर नाम जरूर देते हैं, कि अगर हम कोई भी कलेक्शन बना रहे हैं तो उसको हम एक प्रॉपर नाम जरूर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी जो कलेक्शन हमने जो तैयार करा सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, तो उसकी भी हम एक पर्टिकुलर नेम हम रखते हैं। तो पर्टिकुलर नेम किसके बेसिस पर रखा जाता है कि उस सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स यूज हो रही है। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास में एक्चुअली क्या था कि अब से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, करीब अब से 80-90 साल पहले की बात करें, तो हर किसी कंट्री का अपना अलग से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता था। मींस हर कंट्री अपने अपने लोकल लेवल पे अपने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करती थी। पर उसमें से क्या है कि जब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी तो क्या हुआ कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया कि मतलब चीजें जब एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगे लोग बाग और एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो करने लगे, तो वहां पर फिर चीजों में ये प्रॉब्लम आने लगी कि अगर सपोज करो किसी कंट्री में कोई यूनिट यूज होती है और दूसरी में कुछ अलग होती है, तो वो एक दूसरे की यूनिट्स को नहीं समझ पाते थे। तो क्या हुआ कि उस रिवॉल्यूशन के दौरान हम सब मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे उन सब ने मिलकर एक ऐसा डिसीजन बनाया कि हम लोग एक काम करते हैं कि अपने पूरे वर्ल्ड का एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग बनाते हैं, कि अपना जो लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो कर सकते हैं अपने लोकल लेवल पे। पर अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे या कोई भी आयात निर्यात होगा किसी भी तरीके का, तो हम लोग उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम करेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल के तौर पर क्या है बच्चों कि जैसे हम लैंग्वेजेस की बात करें तो हर किसी देश के अंदर
अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है, पर अगर दो बंदों को इंटरनेशनल लेवल पे जाकर बात करनी होती है तो वो हमेशा अब किस लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज वो बन चुकी है, मींस एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज वो बन चुकी है। तो क्या था कि हर किसी कंट्री का अपना एक अलग सिस्टम यूनिट होता था, ठीक है। तो एक कंट्री के लोगों को दूसरे कंट्री का सिस्टम यूनिट समझ नहीं आता था, चीजों को मतलब एक दूसरे से लेन देन करते वक्त। तो ऐसे टाइम पर क्या करा गया कि लोगों ने मिलकर एक कॉमन सिस्टम बनाया, ठीक है ना। और उस कॉमन सिस्टम का नाम क्या था बच्चों आप लोगों का, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम पे पहुंचेंगे हम लोग, पर इससे पहले हम लोग ये कवर कर लेते हैं। तो पता लगा बच्चों आप लोग कि एसआई सिस्टम हमने क्यों और कैसे बनाया, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और रहता है, पहले मैं आप लोगों को ये तीन चीजें समझा देता हूं। तो देखो सिस्टम यूनिट क्लियर हो गया कि क्या होता है कंप्लीट कलेक्शन। तो हमारे पास बेसिकली तीन कॉमनली सिस्टम यूनिट ऐसे हैं जो आज की डेट में भी बहुत ज्यादा मींस फेमस है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो क्या क्या है, जैसे पहला होता है एफपीएस। एफपीएस का मीनिंग क्या होता है बेटा, फुट पाउंड एंड सेकंड। अब देखो फुट पाउंड एंड सेकंड, तो ये आपको पता है कि जो फुट होता है हमारा, ये किसके लिए यूज होता है आप लोगों का, दैट इज यूज फॉर द लेंथ के लिए यूज होगा, ये मास के लिए यूज होगा, और ये किसके लिए यूज होगा बच्चों आपको, टाइम के लिए यूज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सीजीएस सिस्टम। हाँ एक चीज और, एफपीएस सिस्टम को हम लोग अपना ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश कंट्री में यूज होता था मेनली, और वहां के लोगों का जो वर्चस्व था वो काफी ज्यादा था। तो इस वजह से उनका जो सिस्टम यूनिट है उसको एक तवज्जो मींस एक वैल्यू दी गई। तो इस वजह से इसका नाम आज भी काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीजीएस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, गोसेन सिस्टम बोलते हैं। कुछ यूरोप की कंट्री में चलता है आज भी, ठीक है। और ये हमारी इंडिया में भी चलता है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ अलग चीजें हैं। तो देखो ये क्या रहता है, दिस इज सेंटीमीटर, ये किसके लिए होता है आपका, लेंथ के लिए। ग्राम किसके लिए होता है बच्चों आपका, मास के लिए। और ये किसके लिए होता है आपका, टाइम के लिए। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम यूनिट है दैट इज द एमकेएस। एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। और ये क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम होता है, और हमारी इंडिया के अंदर यही चलता आया है शुरू से ही, ठीक है ना। तो देखो ये क्या रहेगा, मीटर किसके लिए रहेगा बच्चों आपका, दैट इज फॉर द लेंथ के लिए। एंड किलोग्राम किसके लिए रहेगा आपका, मास के लिए। और टाइम के लिए क्या रहेगा बच्चों आपका, सेकंड के लिए। तो जो फर्स्ट जो नाम है आपका दैट इज फॉर द मास, एंड जो सॉरी दैट इज फॉर द लेंथ, एंड जो सेकंड है फॉर द मास, एंड थर्ड किसके लिए बच्चों आप लोगों का, सेकंड। तीनों सिस्टम यूनिट में क्या चीज कॉमन है, सेकंड कॉमन है तीनों ही में ही। तो इट मींस सेकंड तीनों यूनिट ऑफ सिस्टम में कॉमन है, ठीक है। अब देखो सिस्टम यूनिट की मैंने जरूरत बता दी आप लोगों की, कि हो सकता है कि आपसे वाइवा में जनरली कोई आपसे पूछ ले कि सिस्टम यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं बड़ी आराम से। कि क्या था कि हर किसी कंट्री का अपना लोकल सिस्टम यूनिट होता है, तो उन लोगों को एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती थी। तो सब लोगों ने मिलकर एक मींस पूरे विश्व में घोषणा करी गई कि हम सब मिलकर एक अपना कॉमन सिस्टम यूनिट बना लेते हैं। तो उस कॉमन सिस्टम यूनिट का नाम क्या रखा गया बच्चों आपका, एसआई सिस्टम। अब देखो एसआई सिस्टम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चों आप लोगों की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। पर अब एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आ रहा होगा, वो क्वेश्चन मार्क क्या है कि सर इसकी फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, बट जबकि इसका एब्रीविएशन क्या है, दैट इज एसआई। तो एक्चुअली क्या है कि इसके नेम के अकॉर्डिंग तो इसकी एब्रीविएशन नहीं है। तो यहां पर कुछ ना कुछ चीज अभी हम मिस कर रहे हैं, मिस अभी कोई ना कुछ चीज हमारी अधूरी रहती है। तो देखो वो क्या है अधूरी चीज, तो क्या था कि जब ये अनाउंसमेंट हुई कि हम सब मिलकर एक कॉमन सिस्टम यूनिट बनाते हैं, तो उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस कराई गई। पूरे विश्व के जो जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े देश थे वहां से अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बुलाया गया, और उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हम सारे मिलकर एक कॉमन सिस्टम यूनिट बनाते हैं। तो बच्चों आपसे देखो तीन चीजें पूछी जा सकती है वाइवा के अंदर। पहला क्या पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर ऐसे सिस्टम बनाने का डिसीजन फाइनल हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था आप लोगों का, दैट इज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो आपको ये नाम अच्छे से ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। और कहां पर हुई थी बच्चों आपकी, फ्रांस के अंदर हुई थी, जिसके अंदर ऐसे सिस्टम बनाने की स्टार्टिंग और उसका मतलब उसके बारे में विचार करा गया था। फिर क्या रहेगा, कब कौन सी ईयर में ये हुई थी कॉन्फ्रेंस आप लोग के अंदर, 1971 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस के अंदर। तो आप लोग ये तीन चीज अच्छे से ध्यान रखना, तो पता लगा बच्चों कि ऐसा सिस्टम क्या होता है। एंड हाँ अब देखो जो ऐसा सिस्टम है क्या चीज है, एब्रीविएशन क्या मतलब इसके नाम के अकॉर्डिंग इसकी एब्रीविएशन सेट नहीं हो रही थी। तो सीधी सी बात है कहां पर बना, मींस फ्रांस के अंदर घोषणा हुई थी ऐसा सिस्टम बनाने के लिए। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मींस उस कॉन्फ्रेंस का जो अपना जो नाम है दैट इज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। पर उस टाइम पर फ्रांस ने जो इस सिस्टम को डिफाइन करा था वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करा था। तो जब आप लोग इस एसआई की जो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर जाके नाम देखेंगे तो उसको हम एसआई सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं इसको, दैट इज सिस्टमी इंटरनेशनली द यूनिटी, ठीक है ना। तो देखो क्या चीज है, सिस्टमी इंटरनेशनली द यूनिटी।
तो अब इस नाम के अकॉर्डिंग तो उसकी एब्रिविएशन बिल्कुल सेट हो रही है। तो लग रहा है आपको देखने से पता लग रहा होगा कि इस नाम के अकॉर्डिंग SI बिल्कुल सेट हो रहा है, ठीक है, बट जबकि इसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब देखो यहां पर क्या मिथ है, मिथ ये है बच्चों कि एक्चुअली में जब ये मतलब ऐसे सिस्टम बना था तो फ्रांस के अंदर बना था 1971 में, पर अभी एट प्रेजेंट हमारी बुक्स के अंदर इसकी फुल फॉर्म हम लोग ये पढ़ते हैं और एक्चुअली ये इसी नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से। क्यों? क्योंकि जो अभी आज की डेट में जो हमारी जो मोस्ट फेमस लैंग्वेज है दैट इज द यूके इंग्लिश, हमारी मोस्ट फेमस लैंग्वेज है। तो यूके इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी जो फुल फॉर्म होगी क्या रहेगी बच्चों आप लोग की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रेंच एक्सप्रेशन है और ये जो यूके इंग्लिश एक्सप्रेशन है दोनों का मतलब सेम ही है, और ये जो एब्रिविएशन है ऐसा ही किसके अकॉर्डिंग है, फ्रांस के अकॉर्डिंग, मींस फ्रेंच लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो आपको आज ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फुल फॉर्म क्यों, फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग इसकी एब्रिविएशन क्यों नहीं सेट होती, ठीक है ना। अब देखो इस ऐसा सिस्टम के अंदर बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करा गया। अब देखो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। फंडामेंटल यूनिट्स जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसी यूनिट जो कि अपना आप में इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली डिफाइन होती है और जिससे जिन सबसे मिलकर हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबकी यूनिट्स को हम बनाते हैं, तो इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। अब देखो वो कितनी होती है, टोटल 7 होती है, मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर आपको हम फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा रहा था तो उसके अंदर बताया था कि 7 होती है, तो वही 7 मैंने यहाँ पर रिटर्न करी है इसकी प्रॉपर टेबल बनाकर। जैसे सबसे पहला क्या, लेंथ, और इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चों, मीटर, उसका सिंबल क्या है, एम। अभी हम डायमेंशन वाला कॉलम नहीं देखेंगे, ठीक है, पहले आप लोग यूनिट समझ लियो, उसके बाद में डायमेंशन पे चलेंगे। फिर सेकंड क्या रहेगा, मास, मास की क्या रहेगी, किलोग्राम, और सिंबल क्या रहेगा इसका, दैट इज केजी। फिर टाइम, सेकंड, और सिंबल एस। टेम्परेचर के लिए क्या रहेगा बच्चों आपका, केल्विन, और सिंबल क्या रहेगा उसका, स्मॉल के। टेम्परेचर के लिए सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, सिंबल क्या रहेगा उसका, कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने 9th क्लास में पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, ये वही चीज है बच्चों आप लोगों का। इवन आप लोग इसको भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि जब हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मींस हम स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग वजन नहीं नापते चीजों का, उस टाइम हम उसका जो मोल कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे, एवोगैड्रो नंबर वाला मोल कॉन्सेप्ट। तो उस टाइम पर उनकी जो यूनिट मानी जाती है दैट इज मोल हम लेते हैं। तो मोल का जो सिंबल होता है आप लोगों को क्या होता है, MOL होता है इसका सिंबल। आप लोग इससे घबराए ना, ये आप लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आप इसको पढ़ लेंगे अपना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होती है दैट इज कैंडिला, और इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, दैट इज CD से डिनोट करते हैं। अब देखो बच्चों यहां पर बात आती है कि सर यहां पर हमने ये ऊपर की 6 यूनिट पढ़ी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये क्या चीज होती है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। देखो सपोज करो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने कि मैं यहां पर एक छोटा सा बल्ब ले रहा हूं और इसकी जो रेटिंग है ये कितने वाट का बल्ब है, दैट इज सपोज करो 50 वाट का बल्ब है, और एक बल्ब ये है बच्चों आप लोगों का, एक बड़ा सा बल्ब, ठीक है, और इसकी जो रेटिंग है सपोज करो इसकी रेटिंग हम कितनी ले रहे हैं, दैट इज 500 वोल्ट। तो जब मैं इन दोनों बल्ब को ऑन करता हूं तो किसकी रोशनी मींस किसकी जो लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा सीधा सा चमक। क्या मतलब होता है बच्चों, चमक होता है, ठीक है ना। इट मींस कौन सा बल्ब ज्यादा उजाला करेगा या कौन सा की रोशनी ज्यादा रहेगी, तो ऑब्वियस ही बात है किसकी रोशनी ज्यादा रहेगी, 500 वोल्ट वाले की रोशनी ज्यादा रहेगी, किसके कंपैरिजन में, 50 वोल्ट वाले कंपैरिजन में। तो देखो क्या चीज है कि जो इसकी जो इंटेंसिटी मीन जो यहां से जो लाइट निकल रही है, जो चमक यहां से ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसी चमक को हम लोग क्या कहते हैं प्रॉपर फिजिक्स की लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड द लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस माने क्या हो गए, चमक, इंटेंसिटी माने क्षमता, मींस किसी भी चीज की चमकने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो किसकी लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है, 500 वोल्ट वाले की। तो जो लुमिनस इंटेंसिटी मतलब उसकी चमक को जो मेजर करा जाए, मींस अभी तक आपने सुना नहीं होगा कि हम किसी मतलब बल्ब की भी हम जो उसकी रोशनी है उसको मेजर कर सकते हैं, तो उसको नापने की इकाई क्या होती है, मींस उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों आपकी, दैट इज कैंडिला, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी क्लियर हुआ। अब देखो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारी कवर हो चुकी है। अब इसके बाद में आता है हमारा दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या चीज होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेटा वो यूनिट्स होती हैं जो इस सिस्टम मींस ऐसे सिस्टम के अंदर बाद में इंक्लूड करी गई थी, तो उन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, क्या होता है, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट दैट इज रेडियन, और ये क्या है, सिंबल इसका RAD। अब देखो आप लोग यहां पर सोच के घबरा रहे होंगे कि सर ये प्लेन एंगल कौन सा आ गया, ये कौन सा नया एंगल आ गया। तो बच्चों ये कोई नया एंगल नहीं है, जो आप लोग अभी तक 10th क्लास तक पढ़ते हुए आए थे ना एंगल,
कि एंगल 60 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, ये वही एंगल है। तो सिंपली एक ऐसा एंगल जो कि किसी प्लेन में बना होगा, जैसे सिंपल सी बात है, मैं यहां पर एंगल बना रहा हूं, तो ये किस में बना है इस 2D के अंदर बना, मतलब 2 डायमेंशन के अंदर अगर हम किसी एंगल को बनाते हैं, ये जो प्लेन एंगल होता है दैट इज फॉर द 2 डायमेंशन के लिए होगा। तो ये कितना सपोज करो 60 डिग्री। तो बच्चों जो 60 डिग्री एंगल है ना, जो डिग्री जो यूनिट होती थी वो हमारी इंडिया की यूनिट होती है, पर हमें तो यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिट्स हमने पढ़नी है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेन एंगल होता है हमारा, जो सिंपली एंगल हमने पढ़ा था उसी को हम प्लेन एंगल कहते हैं सिंपली, ठीक है। तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, दैट इज रेडियन रहेगी। डिग्री हम लोग यहां पर यूज नहीं करेंगे, आप लोग इस चीज का ध्यान रख लेना। और इसके लिए कन्वर्जन भी होता है, जो मैं आज की ही क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हम डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, दैट इज 1000 ग्राम होते हैं। तो इसी तरीके से डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं वो भी हम आज के लेक्चर के अंदर ही सीखेंगे। तो पता लगा बच्चों, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, उसका सिंबल क्या होता है, RAD होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में सॉलिड एंगल। अब देखो सॉलिड एंगल क्या चीज है, देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, इट मींस इट इज द एंगल इन 3 डायमेंशन। कि जब हम एंगल की बात 3 डायमेंशन में करते हैं तो उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि किसी भी मींस जो डिफाइन होता है सॉलिड एंगल, ये डिफाइन होता है एजेस के लिए, मींस जो आपके एज होते हैं और जो साथ में कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है ना। एजेस और कॉर्नर्स के लिए डिफाइन होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें इस वाले कॉर्नर की, ये कॉर्नर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये कॉर्नर, तो इस कॉर्नर की अगर हम सॉरी ये नहीं दिख रहा होगा, ये फोकस में नहीं है। अगर मैं बात करूं और बच्चों आपसे इस वाले कॉर्नर की, तो देखो यहाँ पर ये कॉर्नर आपको दिख रहा है। तो ये जो कॉर्नर है इसका जो एंगल मेजरमेंट हम करेंगे इन द 3 डायमेंशन, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपना सॉलिड एंगल। तो मुझे नहीं लगता कि शायद समझ आया होगा। देखो मैं इसको समझा देता हूं। देखो किस तरीके से कि अगर सपोज करो मैं यहां पर आपके सामने एक एंगल मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है, कि एक एंगल मैंने बनाया कि ये सपोज करो ये इस तरीके से एंगल बनाया मैंने, दिस इज ऑफ द कितने डिग्री, 60 डिग्री का है, ठीक है ना। और इस 60 डिग्री एंगल को अगर मैं इस तरीके से लेकर, इस तरीके से लेकर और इसको मैं 3D रोटेट कर दूं, मींस इस तरीके से 3D रोटेट कर दूं, तो इसके जो बेस पर जो एंगल बन रहा होगा बच्चों आपका, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल और है मेरे पास में। देखो किस तरीके से कि सपोज करो देखो आइसक्रीम आप सभी बच्चे खाते हैं, तो आइसक्रीम के रेस्पेक्ट में देखो इसको मैं समझा देता हूं किस तरीके से रहेगा। देखो कोन वाली आइसक्रीम का हम जिक्र करते हैं। सपोज करो एक कोन है हमारे पास में, दिस इज ऑफ द 10 रुपीज कॉइन, ये 10 रुपी वाला कोन है हमारे पास जिसमें आइसक्रीम आप लोग खाते हैं। और एक कोन है आप लोगों का जो आता है मींस कितने रुपए का, 25 रुपए का, ठीक है। एक 25 रुपए वाला कोन है। तो अब देखो दोनों कोन के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अंदर आइसक्रीम कम आएगी, इसके अंदर आइसक्रीम ज्यादा आएगी। तो देखो जो हमारा इसका जो एज बन रहा है ये वाला, इस एज का जो एंगल मेजरमेंट हो गया 3 डायमेंशन के अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना दैट इज सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है ना। इट मींस कॉर्नर्स के लिए और जो एजेस के लिए जो हमारा एंगल डिफाइन होता है इन द 3 डायमेंशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों आप लोग, दैट इज स्टेरेडियन, और सिंबल क्या होता है इसका, SR इसका सिंबल होता है, ठीक है ना। और वन मोर थिंग कि आप लोग को एक चीज बताता हूं कि ये आप लोग ना 11th में पढ़ोगे ना इसको 12th में पढ़ोगे, ये आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाया जाता है सॉलिड एंगल। तो आपने सिर्फ क्या कहते हैं 11th और 12th में ऊपर की जो ये 6 यूनिट्स है ये सब आप लोग पढ़ोगे अप टू 11th 12th में। लुमिनस इंटेंसिटी भी नहीं पढ़ना आप लोगों ने, प्लेन एंगल पढ़ोगे, सॉलिड एंगल नहीं पढ़ोगे यहाँ पर। तो जो आपकी नॉन टू नहीं है ना अभी यूनिट, ये आपने पढ़नी भी नहीं, आप लोग अपना ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे, तो आप लोग इससे घबराओ नहीं, ये आपने पढ़नी भी नहीं। अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, बस इनकी यूनिट्स का नाम ध्यान रख के, ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, हमारे पास में होता क्या है कि इन यूनिट्स के अलावा सपोज करो अगर हमें कोई बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी है, तो अगर कोई बहुत बड़ी लेंथ जैसे सपोज करो यहां से अर्थ से लेकर और सन के बीच के डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, तो आप लोग कैसे मेजर करोगे, क्या आप लोग स्केल लेके जाओगे मेजर करने के लिए, मतलब स्केल से मेजर करते करते चलते हैं सन तक और वहां पर जाके वहां तक जाते जाते मेजर कर लेंगे अपना 2 4 10 साल के अंदर, ठीक है ना। तो देखो ऐसे टाइम पर जब हमें बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ कोई मेजर करनी होती है, तो उनको जो नापने के लिए जो हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो भी बिगर यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसी मीन्स ये तो स्मॉलर लेवल पे यूनिट्स हैं, ठीक है ना। मीन्स जो विजिबल डिस्टेंस या जो विजिबल ऑब्जेक्ट या जो विजिबल क्वांटिटीज है उनको नापने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। बट ऐसी हैवियर चीज सब स्पेशली लेंथ के केस में जो काफी लंबी है, तो उस केस में हम लोग कुछ और अलग यूनिट्स यूज करते हैं। वो अलग यूनिट बेसिकली 3 यूनिट्स है। पहली यूनिट क्या बच्चा आप लोग की सम इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट, और ये आपके फर्स्ट टर्म के अंदर डेफिनेटली 3 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आनी है आपके पेपर के अंदर। तो पहला क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीनिंग क्या होता है, सीधी सी बात है
इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। सपोज करो यहां पर क्या बच्चा हमारा ये अर्थ हो गई और ये यहां पर क्या हो गया सन हो गया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या कहेंगे हम लोग अपना, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम इसको कहेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तीनों, मैं बार बार बता रहा हूं कि इनमें से एक आपकी फर्स्ट टर्म के अंदर जरूर आएगी, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करना कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है कि 1 ए यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल, यू फॉर द यूनिट। तो क्या वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसको राउंड ऑफ करके हम क्या करेंगे अपना, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज लाइट ईयर। अब देखो लाइट ईयर क्या चीज है, लाइट ईयर का मीनिंग होता है बच्चों आप लोगों का कि जो लाइट होती है एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस वैल्यू ऑफ डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे अपना, लाइट ईयर कहेंगे। इट मींस इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो क्या रहेगा, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब देखो इसकी हम मैथमेटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपली हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, टाइम इधर मल्टीप्लाई होगा स्पीड के साथ में, तो क्या बचेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आपका बचेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और यहां पर जो टाइम है कितना लेना है हमने, 1 ईयर, और फिर 1 ईयर को क्या करेंगे हम लोग, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1 ईयर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। फिर उसको नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करा, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई करा, और फिर सेकंड्स के अंदर फाइनली कन्वर्ट करा उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना आ गया, इतने सेकंड्स आ गए हमारे पास में वैल्यू इन द 1 ईयर। अब ये क्या, लाइट ऑफ स्पीड, इस सेकंड से ये वाला सेकंड कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, यूनिट में सिर्फ मीटर बचा। और इस पूरी वैल्यू को मैथमेटिकली जब हम लोग सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो बच्चों ये दोनों यूनिट्स आप लोगों की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट तो होती होती है, पर ये दोनों यूनिट आपकी फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो थर्ड यूनिट है वो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग ये सब एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों फिर हम आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी हमने क्या करा था अपना, दैट वाज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और साथ में क्या था, 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में थर्ड जो यूनिट आती है बिगर यूनिट्स को मेजर करने के लिए, तो वो क्या आती है, दैट द पार्सेक। अब देखो पार्सेक का मीनिंग क्या होता है, दैट इज पैरालैटिक सेकंड। पर इस चीज को अगर आपने समझना है तो मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाऊंगा, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के रिगार्डिंग, जो आपने हर चैप्टर के अंदर यूज करना पड़ेगा। तो देखो क्या चीज है, अभी हमने एक टर्म पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर, दैट इज द प्लेन एंगल। तो उसके अंदर क्या बताया था आपको कि प्लेन एंगल की जो यूनिट अभी तक हमने पढ़ी थी दैट वाज द डिग्री, और अब हमने क्या यूनिट पढ़नी है उसकी, रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अब हमने सीखना है, क्योंकि जब तक हम लोग ये कन्वर्जन नहीं सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री, तो जब तक हम लोग ये वाला पार्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो देखो किस तरीके से करेंगे, सीधी सी बात है बच्चों, क्या चीज है आपको एक कन्वर्जन वैल्यू में बता देता हूं, वो कन्वर्जन वैल्यू आप लोग ध्यान रखना पूरे 11 12 इतने सब के बाद में जितने भी टाइम तक आप पढ़ोगे अपनी लाइफ में। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है बेसिकली, दैट इज पाई रेडियन, कि जो पाई रेडियन होता है वो कितना होता है बच्चों आपका 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना, अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री किसके इक्वल रहेगा, 1 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन के इक्वल आपका आ जाएगा। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। अब देखो ये पाई की जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू आप लोग यूज करते थे 22/7 और दैट इज 3.14, ये वही वैल्यू आप लोग की, दैट इज पाई बाई 180। ठीक है ना, अब देखो मैं आपसे कहता हूं कि आपने कन्वर्ट करना है 60 डिग्री को किसमें, रेडियन में। तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 डिग्री में कितने रेडियंस आ रहे हैं आप लोग, दैट इज पाई बाई 180। तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 60। ठीक है ना भाई, 1 डिग्री में कितना है, पाई बाई 180, तो 60 में कितना होगा, पाई बाई 180 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से। तो जब हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आया यहां पर, तो कितना है, दैट इज पाई बाई 3 रेडियन। तो आपका जो 60 डिग्री होता है पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल होता है। अगर सपोज करो हमने कन्वर्ट करना 30 डिग्री को, तो कैसे कन्वर्ट होगा, पाई बाई 180 इंटू 60 सॉरी 30, यहाँ पे इस बार क्या आएगा, 30 आएगा। तो नाउ इट विल बी 6, तो इट विल बी पाई बाई 6 रेडियन। कितना रहेगा बच्चों आपका, पाई बाई 6। अगर 45 को कन्वर्ट करना है तो कैसे रहेगा इस बार आपका, दैट इज पाई बाई 180 इंटू 45 डिग्री, तो कितना आएगा बच्चों, दैट इज पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, और अगर 90 डिग्री को करना है तो 90 डिग्री में क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, दैट इज पाई बाई 180 इंटू 90, तो कितना रहेगा, इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन।
ठीक है। और अगर सपोज करो 180 करना है तो 180 डिग्री तो डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, दैट इज पाई रेडियन के इक्वल रहेगा। तो आप लोग बच्चों ये वैल्यूज अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये वैल्यूज हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल हमने याद करी थी 30, 45, 60 डिग्री के लिए, वो अब आप लोग किसके टर्म्स में पढ़ा करोगे उसको, π/3, π/6, π/4, π/2, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़नी होगी 11th और 12th की फिजिक्स के अंदर। और जब आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो यूज टू हो जाओगे, इन सब वैल्यूज को भी अपना आप ही याद होती चली जाएंगे सारी वैल्यूज आपको, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग, क्या चीज है बच्चों कि डिग्री को मीन्स जो डिग्री होती है ना, डिग्री से भी छोटी हमारे पास में यहाँ पर कुछ यूनिट्स होती हैं एंगल को मेजर करने की, दैट इज 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। अब देखो क्या चीज है, मैं क्या नाम ले रहा हूं, 1 मिनट। अब देखो 1 मिनट का मीनिंग क्या होता है बच्चों आपका, कि 1 मिनट आप लोग को एक वैल्यू में बताया था कि जब लोग मिनट मीन्स जो डिग्री है, डिग्री से भी छोटी यहाँ पर एंगल की वैल्यूज होती है हमारी, कौन कौन सी होती है बच्चों, दैट इज मिनट होती है, ठीक है, और एक क्या होती है आप लोगों की फिर इससे छोटी यूनिट आपकी सेकंड होती है, ठीक है। अब देखो इसका कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, सीधी सी बात है, डिग्री को आप किसके इक्विवेलेंट मान लीजिए, अपना आवर के इक्विवेलेंट मान लीजिए, जो आपका जो वॉच वाला जो आवर होता है ना, उसके इक्विवेलेंट आपने मान लिया, हाँ ठीक है ना। तो आवर को अगर आपने मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो मिनट को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीधा उसको मींस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, और अगर सपोज करो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, फिर से अगेन 60 से, और अगर सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना तो 1 डिवाइड बाय 3600 आप लोग करते थे। तो देखो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर भी फॉलो करनी है कि जो 1 मिनट होता है, आपको मैं कन्वर्जन बताया तो 1 मिनट कितने के इक्वल होता है बेटा, आपका 1/60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे 1 मिनट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वलेंस में अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट करें, मैंने क्या बताया आपका कि जो डिग्री है दैट इज इक्वल टू द आवर, तो हम क्या लिख सकते हैं अपना, दैट इज 1/60 आवर हम लिख सकते हैं, ये तो समझ आता है आपको। तो डिग्री क्या है, इक्वल टू द आवर है, और कुछ भी नहीं है जब हम कन्वर्जन करना सीख रहे हैं तो, ठीक है। और अगर सपोज करो आपने 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है इन द डिग्री के अंदर, ये 1 सेकंड, 1 मिनट को बेटा हम लोग इस तरीके सिंगल डैश से दिखाते हैं, और ये जो 1 डबल डैश होता है इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज सेकंड। तो कितना आपका 1 सेकंड है, 1 सेकंड को कन्वर्ट करना किससे करेंगे, 1/60 इंटू 60, तो कितना आएगा बच्चों आप लोगों का, दैट इज 1/3600 डिग्री। और या फिर इसके इक्वलेंस में अगर आप लोगों को मैं कहूं कि सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे, पहले उसको मिनट में डिवाइड बाय 60 करके फिर किसके अंदर, मिनट के बाद में आवर के अंदर करने के लिए फिर 60 से एक बार फिर से डिवाइड करोगे, तो क्या आता था आपका वहां पर, दैट इज 1/60 इंटू 60। ये इस तरीके से आप लोग लिखते थे ना अपना सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो बच्चों ये वही चीज है, बस इसको एक अलग तरीके से समझाया गया कि डिग्री को आपने क्या मान लेना, इक्विवेलेंट टू मान लेना आवर के, ठीक है ना। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, अपना 1 पार्सेक की। तो 1 पार्सेक क्या होता है बच्चों, आपका 1 पार्सेक का मीनिंग होता है, इट मींस कि आपने देखो एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज द एंगल इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा था बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूला का यूज हम करते हैं 1 पार्सेक की वैल्यू निकालने के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखो सपोज करो मैं यहाँ पर एक आर्क में बना रहा हूं, ये क्या बना रहा हूं बेटा, किसी सर्कल की एक छोटी सी आर्क मैंने बना दी, ठीक है ना। अब ये जो आर्क है यहाँ पर अपने सेंटर पर कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज करो ओ क्या है, इस आर्क का सेंटर है, और ये क्या रहेगी हमारी, दैट इज ए बी। ए बी क्या होगी आप लोगों की, आर्क होगी बेसिकली। तो इस आर्क की वैल्यू अगर मैं कितना लेता हूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेता हूं, कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो हमने अभी पढ़ा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीनिंग क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो क्या रहेगा बेसिकली कि जो 1 पार्सेक होता है, 1 पार्सेक उस सेक्टर ऑफ सर्कल की रेडियस होती है। आप लोग एक बार डेफिनेशन अच्छे से समझना कि उस सेक्टर ऑफ सर्कल की रेडियस रहेगी कि जो अपने सेंटर पे 1 सेकंड, कितना सेकंड का, 1 सेकंड का एंगल बनाते हुए कितनी आर्क बना रहा होगा बच्चों, आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क बना रहा होगा। देखो एक बार फिर से बताता हूं कि 1 पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक उस सर्कल की रेडियस को कहते हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, जो अपने सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बनाते हुए कितनी आर्क मेंटेन करेगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क मेंटेन करेगा। तो उस सर्कल की रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे, अपना 1 पार्सेक कहेंगे। तो क्लियर हुआ बच्चों आपको, एक बार डेफिनेशन मैं क्लियर करा देता हूं। 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, ठीक है, ऑफ विच, कि जो अपने सेंटर पे एन आर्क मींस अपने सेंटर पर एक एंगल बना रहा होगा, और उस एंगल के रेस्पेक्ट में एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितनी आर्क बन रही होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की,
और अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रहा होगा, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। इट मीन सेंटर पर एंगल बनाएगा 1 सेकंड, उसके रेस्पेक्ट में जो आर्क बनेगी वो कितनी बनेगी बच्चों, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 सेकंड एंगल बनाते 1 आर्क मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल आर्क जो बनाएगा, तो उस टाइम पर ऐसे सर्कल की रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 पार्सेक। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली 1 पार्सेक निकालना है एंड 1 पार्सेक एज इक्विवेलेंट टू द रेडियस। तो देखो यहां से क्या फॉर्मूला आता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज रेडियस इक्वल्स टू क्या रहेगा, दैट इज आर्क अपॉन एंगल। ये वैल्यू रहेगी हमारे पास में। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखो आर्क अपॉन एंगल आ गया, तो अब इसके बाद में हमने इसके अंदर वैल्यूज रखनी है और सोल्व करना है। तो देखो रेडियस कितना है, दैट इज 1 पार्सेक है। रेडियस कितनी है बच्चों आपकी, 1 पार्सेक, और आर्क कितनी है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, और एंगल कितना है आप लोगों का, दैट इज 1 सेकंड। अब देखो यहां पर कहानी क्या आके अटकती है कि हमने 1 सेकंड मैंने बताया था कि वो डिग्री के रेस्पेक्ट में यूनिट होती है, तो पहले सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आप लोगों को यहां पर इधर साइड में कन्वर्ट करके दिखाता हूं रेड मार्कर से, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए चीज ये वाली। देखो बिकॉज सबसे पहले हमने 1 सेकंड को किस में कन्वर्ट करा बच्चों अपना, 1 मिनट के अंदर। ये 1 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो गया 60 से डिवाइड करके, फिर इसके बाद में क्या करा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करा एक बार और 60 से डिवाइड करके, दैट इज 1/60 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये डिग्री आ चुका है। अब इस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, रेडियन के अंदर। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, π/180 रेडियन। ये मैंने बताया था कन्वर्जन की 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है आप लोगों का, दैट इज π/180 रेडियन के इक्वल होता है। सो 1/60 इंटू 60 डिग्री की 1/60 इंटू 60 डिग्री कितने के इक्वल होगा आप लोगों का, दैट इज π/180 इंटू 1/60 इंटू 60। तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों आपकी, पाई डिवाइडेड बाई इट विल बी 180 इंटू 60 इंटू 60। तो ये कंप्लीट वैल्यू रहेगी हमारी किसके लिए, मीन्स ये जो वैल्यू आएगी अभी किसके लिए आएगी, दैट इज इन द रेडियन के टर्म्स में आएगी। ठीक है ना, तो पता लगा बच्चा आपका कि 1 सेकंड कितने के इक्वल होगा, इतने रेडियन के इक्वल होगा। π/180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियंस के इक्वल होगा। अब देखो यहां पर हमने वैल्यूज निकाल ली है, वैल्यू निकाली 1 पार्सेक की। तो 1 पार्सेक की देखो वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट इज 1 पार्सेक। 1 पार्सेक को हम लोग सोल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो इट विल बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻11 एंड 1 सेकंड की वैल्यू क्या है रेडियंस के अंदर, दैट इज पाई एंड डिवाइडेड बाई 180 इंटू 60 इंटू 60। ये सब कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 180 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई पाई। और जब आप लोग इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो कितना आएगा बच्चों आप लोगों का, इट विल बी 3 इस पूरी वैल्यू को जब आप लोग सोल्व करेंगे तो दैट इज 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर आता है। और इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिखते हैं, दैट इज 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो पता लगा बच्चों कि 1 पार्सेक कितने के इक्वल होगा आप लोगों का, दैट इज 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होगा। तो दिस इज द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ द 1 पार्सेक। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, 1 पार्सेक की वैल्यू निकालनी सीख ली। कैसे हम डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने सीख लिया। तो इसी तरीके से आज हमारे लेक्चर खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक अपना कवर करेंगे वो क्या रहेगा कि हमारे पास में मेजरमेंट करने के कुछ और डिफरेंट तरीके होते हैं, मींस कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, तो वो तरीके हम सीखेंगे। एंड उसके बाद में डायमेंशन एनालिसिस जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपको अगर साइंस स्ट्रीम लिया तो पूरी जिंदगी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों मैं एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियोस, और अपने जितने भी जैसे भी आपके कमेंट्स, आप कमेंट जरूर कीजिए वीडियो के अंदर कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम उसी मनोबल को बढ़ाते हुए अपना जितना अच्छे से अच्छे हो सकेंगे उतने अच्छे वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 2 के अंदर।